कॉल करते हैं इस क्लास को कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शन था, एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें 4 टाइप के फंक्शन हमने लिखे थे। फर्स्ट था वन वन फंक्शन, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। सेकंड था मेनी वन फंक्शन, और इसको हम ये भी कहते हैं कि नॉट वन वन, जो वन वन नहीं है वही मेनी वन फंक्शन था। और इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। फिर आते हैं आगे थर्ड ऑन टू, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, और इनटू फंक्शन। और इनटू फंक्शन के लिए मैं आपको बताया था कि नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं होते। ठीक है, तो रिकॉल कर रहे हैं भी थोड़ा सा, एक बार ध्यान दीजिए। वन वन फंक्शन में हम लोगों ने कंसीडर किया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब, और प्रूव करने का तरीका क्या था, इसमें हमने कई चीजें पढ़ रखी थी कि वन वन फंक्शन ऑन टू इंजेक्टिव फंक्शंस कितने होते हैं ए से बी में। अगर हमें ए में एलिमेंट्स पता है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे। वो उस पर डिस्कस किया था। ग्राफिकल मीनिंग पर डिस्कशन हुआ था हम लोगों का कि ग्राफिकली हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो वन वन है कि नहीं है। तो उसमें कौन सा टेस्ट याद आ रहा होगा सबको? पैरेलल लाइन टेस्ट था। एक बार रिकॉल करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पैरेलल लाइन टेस्ट था, और वो पैरेलल लाइन किसके अबाउट हमें करनी थी? वाई एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन, सॉरी एक्स के एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन। ये अब ये इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही थी, इसलिए ये फंक्शन वन वन नहीं था। और हमने ग्राफ प्लॉट किया था नेक्स्ट इसके प्रीवियस क्लास में, जैसे ये है। यहाँ कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कभी भी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, इसलिए ये फंक्शन वन वन यानी ग्राफ वन वन का है। तो इस तरह से वन वन फंक्शन हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद फिर प्रूविंग का तरीका सीखा था। प्रूविंग के तरीके में 2 मेथड आपको बताया था हमने, जिसमें से फर्स्ट मेथड 90% टाइम्स यूज हो रहा था। और वो मेथड क्या था कि आपको फर्स्ट मेथड में स्टार्ट करना था लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी 2 एलिमेंट्स की इमेजेस लेकर के साथ चलना है और शो करना है, शो x1 इक्वल्स टू x2। तो अगर आप ये शो कर देते हैं कि 2 एलिमेंट्स की अगर इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। फिर दूसरा मेथड ये था, ठीक इसका रिवर्स, लेट इसमें x1 नॉट इक्वल्स टू x2, एलिमेंट्स अनइक्वल है, देन शो। इस केस में क्या शो करना था कि इमेजेस भी डिफरेंट हो जाएंगी, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो इस तरह से ये 2 मेथड्स पर हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स कर रखे थे। अब आज बात करते हैं, और मेनी वन फंक्शंस नॉट वन वन, जो वन वन नहीं होंगे वो मेनी वन हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए पहले तो हम लोग डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन, तो डेफिनेशन ये कह रही है कि अ फंक्शन f from a to b defined as y equals to fx is onto if for every y belongs to the set b, यहां से there exist x belongs to the set a such that f of x equals to y। मतलब ये हुआ कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज, जिसके लिए कोई एक्स, यानी हर एक एलिमेंट जो बी में होगा उसके लिए कोई ना कोई एक एक्स सेट ए में जरूर मिल जाना चाहिए, सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई इमेज हो गई और एक्स एलिमेंट हो गया। मतलब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखा जाए, एरो डायग्राम ले लेते हैं। सपोज ये है फंक्शन एफ ए बी। अब यहां पर मान लेते हैं x1 x2 x3 3 एलिमेंट्स है, y1 y2 y3 ये। अब हमने मान लीजिए इमेजेस स्टार्ट किया, x1 की इमेज है y1, x2 की इमेज है y2, x3 की इमेज है y3। अब ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है ये फंक्शन ऑन टू है, वन वन तो है ही, साथ में ऑन टू भी। क्यों ऑन टू है? क्योंकि b में कोई भी y ऐसा नहीं बच रहा है जिसकी प्री इमेज यहां पर ना हो। यानी कोई भी y अगर आप b कर लीजिए, y1 लिया
तो x1 मिला, सच दैट f of x1 इक्वल्स टू y1। y2 एलिमेंट कंसीडर किया b का, तो f of x2 इक्वल्स टू y2। b का y3 ले लिया तो उसके लिए x3 f of x3 इक्वल्स टू y3। तो ये हर y के लिए, b के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इस डायग्राम के थ्रू ये क्लियर हो जा रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि हमें कुछ बच नहीं रहा। मतलब सीधे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो सेट बी में कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए जिससे कोई एरो ना दिखाई पड़ रहा हो या जिसकी प्री इमेज यहां पर एग्जिस्ट ना कर रही हो। यानी अगर इसी एग्जाम्पल में a टू b, अब इसको हम फंक्शन g मान लें और सेट इसको कर दें x1 x2 x3 और इसको मान लेते हैं y1 y2 y3 एंड y4। अब x1 की इमेज मान लेते हैं y1, x2 की y2, x3 की y3। अब यहां पर एक y4 ऐसा बच गया जिसके के लिए कोई x यहां पर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये फंक्शन नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं। तो ऑन टू का जो सीधा सीधा रिलेशन है वो सेट बी पर डिपेंड करता है। सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज इधर एग्जिस्ट ना करे। अगर एक भी रह गया तो फिर वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, सीधी सी बात देखें, इन अदर वर्ड्स, बल्कि हम लोग इसको कह सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम y1 y2 y3 को कलेक्ट करके एक सेट बनाएं, यानी अगर हम सेट ये बना लें कि y1 y2 y3, इसके लिए तो आप कहेंगे भाई ये तो B सेट है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां का जो B सेट है वो है y1 y2 y3 y4। अब आपको याद होगा रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होती है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसकी रेंज हमें लिखनी हो तो y1 y2 y3, यानी रेंज f इक्वल्स टू करली ब्रैकेट y1 y2 y3, ये इसकी रेंज होगी फंक्शन की। अच्छा, अब ये रेंज है y1 y2 y3 और यहां पर भी अगर हम रेंज लिखें, रेंज f, रेंज g, तो रेंज जी क्या आएगा, y1 y2 y3, ये भी रेंज यही होगा, क्योंकि रेंज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। सीधी सी बात, रेंज कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस होता है और डोमेन कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स होता है। तो यहां पर जितनी इमेजेस का कलेक्शन है वो ये रेंज f हो गया, और इसकी भी रेंज वही आ रही है y1 y2 y3, क्योंकि इमेजेस जो है y1 y2 y3 ही है, इसके अलावा कोई इमेज नहीं है। y4 इसमें नहीं आएगा। अब खास बात देखिए क्या दिख रही है, इस वाले एग्जाम्पल में B, और B को कहते हैं कोडोमेन F। तो जो कोडोमेन F है वो रेंज के इक्वल हो गई, यानी कोडोमेन F equals to range f, but the function g which is not onto, in this case range g is not equals to codomain b, दोनों अनइक्वल हैं। तो यहीं से हमें मेथड भी मिल जा रहा है कि हाउ टू प्रूव द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, सीधी सी बात यहां पर क्लियर हो रही है कि अगर हम ये शो कर देते हैं कि किसी फंक्शन की रेंज उस कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो एक मेथड ये है कि आप रेंज फाइंड करके कोडोमेन ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। तो एक मेथड, लेकिन एक ही मेथड ये, इसमें भी दो मेथड एग्जिस्ट करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे दूसरा क्या है। बट इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन में खास बात दिखाई पड़ती है कि जो रेंज है वही उसकी कोडोमेन हो जाती है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन दिस क्लियरली कोडोमेन f इक्वल्स टू रेंज f, ये स्टेटमेंट आप यहां पर लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा अगर उसकी कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ जाती है। तो ये ऑन टू की बात होगी। तो ऑन टू की बात पूरी डिपेंड कर रही है सेट बी पर, कोडोमेन पर। अगर यहां कोई एलिमेंट खाली बच गया है, जैसे यहां बचा था, तो ऑन टू नहीं होगा। कुछ भी खाली बचा नहीं है तो फंक्शन ऑन टू। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर कट कि ऑन टू फंक्शन क्या है और किस तरह से इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि कितने ऑन टू फंक्शंस सेट ए से सेट बी में बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वन वन फंक्शन में भी फाइंड किया था, नंबर ऑफ फंक्शंस में भी फाइंड किया था कि टोटल हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, टोटल हाउ मेनी वन वन फंक्शंस आर देयर, उस पर हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे इस पर कि ऑन टू फंक्शन, चूंकि डेफिनेशन क्लियर हो गई है,
तो ऑन टू फंक्शंस मैक्सिमम कितने बन सकते हैं सेट ए से सेट बी में, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खास तौर से बनते हैं। तो एक एग्जांपल यहां कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में मैक्सिमम कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि सपोज सेट ए सेट बी, तो एन ए इक्वल्स टू मान लेते हैं लेट एम एंड एन बी इक्वल्स टू एन। वही बात हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू एन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज्यूम कर लिया। केस वन, when NA is less than NB, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में लेस देन NB हो, मतलब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, जैसे मान लीजिए 4 है और यहां पे ज्यादा हो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यहां पे 4 ही है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि NA लेस देन NB। ठीक है, अच्छा अब आप फंक्शन बनाना स्टार्ट करिए। सपोज हमने मान लीजिए इसकी इमेज ये बना दी, इसकी इमेज ये बना ली, इसकी इमेज ये बना दिया, इसकी इमेज ये बना दी, एफ मान लेते हैं फंक्शन ये। अब आप बताइए क्या ये फंक्शन कभी ऑन टू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। रीजन क्या है? इसमें 2 एलिमेंट्स बच जा रहे हैं और अब आप इसमें से किसी की भी इमेज ये और ये नहीं ले सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने इसकी इमेज ये भी बना ली तो फिर ये तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अब आप 4 एलिमेंट अगर यहां और यहां 6 एलिमेंट है तो आप किसी भी तरीके से ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते। देयर इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इन दिस केस इक्वल्स टू 0। एक भी ऑन टू फंक्शन हम नहीं बना पाएंगे अगर इधर एलिमेंट्स ज्यादा है। तो इन दिस केस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसी चीज का जरा 1-1 में रिवर्स याद करिएगा। 1-1 में उल्टा था, अगर यहां ज्यादा एलिमेंट्स हो गए और इधर कम हो गए तो डेफिनेटली एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज होना तय है, तो एक भी 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर ए में एलिमेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इक्वल्स टू 0। अगर सेट बी में एलिमेंट्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल्स टू 0। क्योंकि देखिए 1-1 का जो बेसिक रिलेशन है वो सेट ए से है, डोमेन से, क्योंकि उसमें एक्स की बात कर रहे हैं कि 2 एक्स की इमेज एक नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा की इमेज एक नहीं होनी चाहिए, तो एक्स की बात हो रही है, तो उसका मतलब ए सेट की बात हो रही है, तो ए की बात हो रही है तो ए में ज्यादा है तो 0, और जो ऑन टू है वो बी पर डिपेंड कर रहा है, को डोमेन पर डिपेंड कर रहा है, इसमें ज्यादा हो गया तो ऑन टू 0 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल्स टू 0 हो गया। बट केस 2, सेकेंड केस में व्हेन NA is greater than or equals to NB, यानी A में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज आप कह सकते हैं M is greater than equals to N। इधर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इधर वाले एलिमेंट से ज्यादा या इक्वल भी हो सकता है। तो मतलब अब कंडीशन थोड़ा रिवर्स हो गई। जैसे यहाँ पे 4 और यहां पर मान लेते हैं 3 ही थे, तो अगर आपको फंक्शन बनाना है तो इसकी इमेज को इनमें से कोई एक ऐसे ये देना पड़ेगा। अब ये फंक्शन 1-1 जरूर नहीं है, लेकिन दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन है। तो अब हम ये वाला केस कंसीडर कर रहे हैं, इक्वल भी हो सकते थे, यहाँ पे 4 कर लीजिए तो चारों की अलग अलग इमेज 1-1 भी हो जाएगा। तो इक्वल या फिर लेस, बी में कम एलिमेंट्स होने चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन हम उस फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे और आपको बहुत सिंपल मेथड बताने जा रहे हैं यहाँ पर। इस सेम प्रॉब्लम को हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन PNC जिसको कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एक सिंपल प्रॉब्लम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। बट कैसे, वो प्रॉब्लम कौन सी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की? दैट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इन द केस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के केस में 1 ऑन टू फंक्शंस का नंबर फाइंड करने के लिए वो कौन सी प्रॉब्लम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो इसके इक्विवेलेंट है। जो आंसर उस प्रॉब्लम का होगा वही आंसर यहां पर भी होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिएगा ध्यान से।
हम करेंगे क्या, इस केस में हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो सेट बी है, ये सेट बी है सेट ऑफ बॉक्सेस। मान लीजिए जैसे यहां पर अगर ये 4 है, 1 2 3 4, तो एन ए इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और बी में है 3 एलिमेंट्स। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3। सिंपल सी प्रॉब्लम होने जा रही है नंबर ऑफ ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, या फिर आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो करना क्या होगा, जो सेकंड बी फॉर बॉक्स मान के चले कि जो सेकंड सेट है बी, वही बॉक्स होगा, जो सेट है वही बॉक्स बन जाएगा। तो बॉक्सेस होंगे, जितने एलिमेंट्स यहां उतने बॉक्स मान लीजिए आपके पास 3 बॉक्स हैं आपके पास। अब और इधर सेट ए पर आइए, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनको मान लीजिए सेट ऑफ बॉल्स है, ये सेट ऑफ बॉल्स है, ये सेट ऑफ बॉक्सेस है। तो अब आपके पास 4 बॉल्स हो गई, 3 बॉक्सेस एंड 4 बॉल्स। अब आपको करना क्या है, इन 3 बॉक्सेस को इन 4 बॉल्स के थ्रू इस तरह से फिल करना होगा कि एक भी बॉक्स खाली ना जाए, एम्प्टी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑन2 में खास बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये 2 बॉक्स में आपने फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल को फर्स्ट बॉक्स में डाला, सेकंड को सेकंड में डाला, आपने थर्ड को सेकंड में डाल दिया, ये भी कर सकते हैं, बॉक्स में बहुत जगह है। फोर्थ को भी मान लीजिए आपने सेकंड में ही डाल दिया है, तो एक बॉक्स आपके पास बच गया ना, ये तीसरा बॉक्स, थर्ड बॉक्स बच गया। तो अगर थर्ड बॉक्स बच गया तो मतलब इसके लिए फिर कोई इधर एक्स नहीं मिल पाएगा, यहां बी सेट बी में एक एलिमेंट खाली बच जाएगा, तो ऑन2 नहीं होगा। तो ऑन2 की कंडीशन क्या होगी कि इधर के जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आप लेंगे, उन बॉक्सेस को, किसी भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। तो आपका प्रॉब्लम अब ये हो गई कि फिल 3 boxes with 4 balls but no box remains empty, कोई बॉक्स खाली नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए फिल करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर 1 बॉल रखी, इसमें भी 1, तो दोनों भर गए, एक बॉल हो गई। अब बचा क्या, यहां पे आप 2 बॉल्स रख सकते हो, जो बची हुई दोनों बॉल्स उसी में डाल दीजिए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसमें 1 रखा, इसमें 1 रखा, इसमें 2 रख दिए, ये भी सही है, 4 आ रही। या फिर इसमें 2 रखा, ये बस। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? आप किसी एक में नंबर बढ़ा के देख लीजिए, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 2 कर देंगे तो 2 + 1 + 2 5 हो जाएगा। 5 बॉल्स ही नहीं आपके पास। मतलब देयर आर ओनली 3 केसेस कि फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, थर्ड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 1, थर्ड फर्स्ट में 2 और सेकंड में 1 और थर्ड में 1, ये हो गया। तो अब इसका जो नंबर फाइंड किया था, बहुत आसान तरीका है। देखिए टोटल बॉल्स आपके पास 4 हैं, तो इन 4 का अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय, इसमें से ये जो जहां रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा नंबर आ रहा है, वहां उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि चूंकि बॉल्स आइडेंटिकल हैं, तो 2 बॉल्स सेम टाइप की हो गई। तो आपने ये पढ़ रखा है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइप के हैं तो फैक्टोरियल से, जैसे p ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइप के हैं तो फैक्टोरियल p से डिवाइड करते हैं। अगर 3 ऑब्जेक्ट एक ही टाइप के तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते हैं। ये अगर आपको याद हो कि p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ अदर काइंड, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर n। सो उनका जो अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p टू फैक्टोरियल q, जो रिपीट कर रहे होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा था, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से इस पर आ जाइए, इसमें भी वही फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 सेम है, ये भी वही होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब आप सॉल्व कर, वैसे इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं, अच्छा उधर थोड़ा सा बाहर जा रहा है, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक का फाइंड कर लीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि तीनों सेम केस है। 1 1 2 1 2 1 2 1 1, तीनों सेम केस है। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए, या फिर अब आप यहां लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शंस फ्रॉम a to b इक्वल्स टू, कितने होंगे, 3 टाइम्स फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर लिया जाए, 3 इंटू फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 2 हो जाता है, 12 3 36 ऑन2 फंक्शंस बनेंगे। अगर सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, सेट बी में 3 एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शंस आर 36। तो बात समझ में आई। ऑन2 फंक्शंस की प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर लेना है,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेना है। और किस तरह की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है? जो सेट बी होगा दैट विल बी फॉर बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएगा जितने एलिमेंट्स इसमें हैं। सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि इतने बॉक्सेस में इतनी बॉल्स को फिल करना है, और क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना जाए, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो ये बात समझ में आ रही है सबको कि कैसे सॉल्व करना होगा? अब और एग्जांपल से के थ्रू समझे तो आप ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हम ये मान लेते हैं कि सेट ए में लेट एन ए इक्वल्स टू 4 और एन बी को मान लेते हैं 2 है। यहां पर अब 3, यहां पे 4, यहां पे 2 ही एलिमेंट्स हैं और हमें ऑन टू बनाना है फंक्शन। ठीक, चलिए। तो क्या हुआ? मतलब कि आपके पास अब 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस में 4 बॉल्स को फिल करना है, और इस तरह से फिल करना है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी यानी खाली नहीं छूटना चाहिए। तो आप लोग जरा करके देखिए, ट्राई करके देखिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। एक एक करके फिल करना स्टार्ट करिए। 1 से स्टार्ट किया करिए मिशन नंबर कि 1 से आप स्टार्ट करेंगे। पहले सेट ए में, सॉरी, फर्स्ट बॉक्स में एक बॉल रखिए, तो जो बाकी बची हुई बॉल्स हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो स्टार्ट करिए फिल करना। यहां पर हम मान लेते हैं तो पहला केस ये बनेगा कि यहां पर आपने एक बॉल रखी, यहां पे फिर 3, यहां पे एक इंक्रीज कर, अब एक एक इंक्रीज करिएगा तो इधर 2, क्योंकि 4 टोटल 4 बॉल्स हैं, ये 3, तो इधर 1। अब आप 4 0 ले नहीं सकते क्योंकि फिर खाली हो जाएगा ये। बस इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो बताइए। नहीं है। 3 पॉसिबिलिटीज बनती। आपने फर्स्ट बॉक्स में एक ही बॉल रखी, बाकी की बची हुई 3 बॉल आज ही से हो गया लग रहा है। तो देखिए इसमें 1 रखा और इसमें 3 कर दिया। ठीक है, देखिए 1 इसमें रखा तो 3 जो बॉल्स बची थी वो यहां रख दिया, फिर 2 इसमें रखा तो 2 जो बचे होंगे वो रखेंगे, 3 है तो 1, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। अब इसका तरीका फाइंड कर लेते हैं। तो यहां आ जाइए, टोटल बॉल्स है 4, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 1, ये रिपीटेड वाला बस लिखिएगा, 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 4 आएगा। 2 2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 4 होता है 24, 2 2 जा 4, 6 आ जाएगा। और ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, दिस इज ऑल्सो सही, सेम आएगा 4। हेंस टोटल नंबर ऑफ onto functions equals to 4 plus 6 plus 4, that is 14। तो टोटल 14 onto functions बनेंगे। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर आपको नंबर ऑफ onto functions फाइंड करना है तो आप उस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लीजिए। किस प्रॉब्लम में? कि आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ बॉल्स हैं, बॉक्सेस को बॉल्स के से थ्रू फिल करना है, और इस तरह से फिल करना है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए बहुत बड़े क्वेश्चंस तो नहीं राइज होते ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो भी बहुत लेंथी है, वो उससे भी सॉल्व करने में टाइम टेकिंग है वो, तो इसलिए ये बेटर भी होता है। और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 4-5 तक एलिमेंट्स है कंप्लीट, उसके बाद बहुत बड़ा हो जाता है वो कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं और एग्जांपल्स कर सकते हैं। आप इसको 4 ले लीजिए, 5 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, ऐसे करके आप क्वेश्चंस खुद से फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट किसी को? कोई डाउट? अच्छा, एक मैसेज आ रहा है, देखें क्या बात है। हाँ ठीक, तो बात समझ में आ रही होगी सबको कि ऑन टू फंक्शंस को हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था तरीका ऑन टू फंक्शंस को फाइंड करने का। अब हम बात करेंगे कि ऑन टू फंक्शंस को प्रूव कैसे करते हैं। जहां पर फंक्शंस के एलिमेंट्स आपको क्लियरली विजिबल ना हो, तो वहां पर आप ऑन टू फंक्शन को प्रूव कैसे करेंगे कि सेट जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है। तो टू प्रूव
दैट गिवन फंक्शन इज ऑन टू। और इसके लिए भी हमारे पास दो मेथड है। मेथड फर्स्ट मेथड है। तो देखिए फर्स्ट मेथड सिंपल सी बात है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन की रेंज फाइंड करना हर केस में पॉसिबल थोड़ा नहीं होता है, तो जिन फंक्शंस की रेंज आप इजीली फाइंड कर सकते हो वहां पर ये मेथड यूज करिएगा। तो सिंपली करना ये होगा कि फर्स्ट मेथड में फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, आपको फंक्शन की रेंज फाइंड कर लेना है। और इफ अगर रेंज एफ इक्वल्स टू कोडोमेन एफ हो जाए ये, तो आप कह देंगे देयरफॉर एफ इज ऑन टू। तो पहला तरीका ये कि आप फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करिए। अगर रेंज और कोडोमेन सेम आ जाता है, अच्छा कोडोमेन इस केस में ध्यान दीजिए, फंक्शन आपको ये जरूर दिया होगा कि एफ फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन ए से बी में है, ये सेट मस्ट है। ये अगर आपके पास कोडोमेन नहीं होगा तो आप ऑन टू नहीं प्रूव कर सकते। ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर कोडोमेन नहीं है देन वी कैन नॉट प्रूव द फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए वी मस्ट हैव बी, दैट इज कोडोमेन। कोडोमेन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इसको कभी भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूर गिवन होता है क्वेश्चन में, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। अब रेंज से फाइंड हो गया कि फंक्शन ऑन टू होगा। मेथड टू क्या कहता है? मेथड टू ये कहता है कंसीडर y बिलोंग्स टू b। आप क्या करिए, इस b का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लेके चलिए, y उठाइए ऐसे ही अपने मन से, एक y ले लिया, तो लेट y बिलोंग्स टू b, देन फाइंड x belongs to set A such that fx equals to y। ये इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, यहां पर हमें क्या करना है कि b का एक y लेकर के, एक एलिमेंट y के टर्म्स में ले लीजिए और फाइंड करिए एक x a में जरूर मिलेगा सच दैट इसकी इमेज y आएगी। अब दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करके आपको बता देते हैं। दोनों क्वेश्चंस को आप देख करके बता सकते हैं इसमें कि फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू, वही 3x प्लस 7 ले लेते हैं जो हमने 1-1 में एग्जांपल दे रखा है। अब हमें इस फंक्शन को ऑन टू चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो क्या करना होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट मेथड की बात करें हम, तो फर्स्ट मेथड में हमें रेंज, तो रेंज एफ, अब आप यहां से सीखिएगा मेथड रेंज एफ के लिए करना क्या होता है। रेंज एफ के लिए आपको पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, फंक्शन को हटाकर एफ एक्स को हटाकर वाई रखना होता है, रख दिया हमने। अब एफ एक्स की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए 3x प्लस 7 इक्वल्स टू वाई। नाउ एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, ये मतलब आपको यहां से x को फ्री करना है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, आपको x को फ्री करना है, तो आपको मिला x इक्वल्स टू y माइनस 7/3। अब आप ये चेक करिए कि कोई ऐसा y है क्या जिसके लिए x डिफाइंड ना हो, या ऐसे सारे y को सेलेक्ट करिए जिसके लिए x हमेशा डिफाइंड हो और वो हमेशा डोमेन यानी आर में, यानी रियल नंबर। तो आपको ऐसा y ढूंढना है जिस हर y के लिए अगर कोई ना कोई x रियल यहां मिल जाए सच दैट कि ये चीज डिफाइंड हो, तो आप कह सकते हैं फंक्शन ऑन टू, सॉरी इसकी रेंज मिल जाएगी हमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगी। तो आप देखते हैं किसके लिए डिफाइंड है। देखिए जब आपको रेशियो दिया होता है तो आपको याद होगा, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म का हो तो डिनोमिनेटर जहां जहां पर जीरो हो जाता है, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और जहां जहां पे ये एक्स जीरो हो जाएगा वहां वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, आप उसको उस एक्स को बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे ही वाई के लिए देखिए, अगर ये फंक्शन जो मिला हमें रेशियो ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स मिल रहा है, अब इसमें डिनोमिनेटर है 3
ये 3 कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, इट कैन नेवर बी 0, कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आप यहां पर कोई भी रियल y लीजिए तो आपको x की कोई ना कोई रियल वैल्यूज ही मिलेगी, कोई भी ऐसा y नहीं मिलेगा आपको यहां जिसको इसमें रखने पर x रियल ना हो या आप x की वैल्यू ना फाइंड आउट कर पाए। तो इसका मतलब ये निकला यहां से कि इट मींस, ये कहता है कि इट मींस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R there exist x belongs to R. Hence, the range of the function is set of real number, पूरा R क्यों? क्योंकि y जिसको बिलोंग करता है वही उसकी रेंज हो जाती है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया R। अच्छा, अब कोडोमेन जरा ढूंढिए। तो फंक्शन में कोडोमेन तो सेकंड सेट होता है, तो कोडोमेन भी R। अब आपको दिख रहा है दोनों सेम है, आप कह सकते हैं कि सिंस range f equals to codomain f, therefore f is onto। तो रेंज फाइंड करने का तरीका ये होगा, आप x को y के फंक्शन में ले जाएंगे और आपके पास देखिए बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चंस में दो ही चीजें मिलती हैं कि या तो आपको x इक्वल्स टू पी वाई अपॉन क्यू वाई इस फॉर्म का मिलेगा, तो आप क्या करिएगा कि क्यू वाई 0 नहीं होना चाहिए, जिन y की वैल्यूज के लिए 0 हो रहा होगा उसको आप रियल में से माइनस कर दीजिएगा y सच दैट क्यू वाई इक्वल्स टू 0। यानी आपको रेंज f क्या मिलेगा, रियल नंबर में से उन y को हटा लीजिएगा जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अगर आता है तो वो y हटा लिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी y नहीं, डिनोमिनेटर में तो कोई y है ही नहीं, इसका मतलब किसी भी y के लिए 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर। अगर किसी के लिए भी 0 नहीं होगा तो इट इज डिफाइंड फॉर एवरी r, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, 5 मिलेगा, नल सेट मिलेगा, तो r माइनस 5 r ही आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई y ऐसा मिल जाता है जिसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उस y को माइनस कर दीजिए तो आपको रेंज मिल जाएगी। तो एक तरीका ये फर्स्ट टाइप का ये मिलता है। सेकंड टाइप में क्या मिलता है, x इक्वल्स टू अंडर रूट मान लेते हैं p ऑफ y, ऐसा कुछ मिल गया, तो आप ये कहेंगे कि x इज रियल कब, व्हेन रूट के अंदर जो भी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बस, और फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इंटरवल्स के फॉर्म में और फिर वही उसकी रेंज हो जाएगी। दो ही तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे हमें रेंज में, ये या तो आपको रेशियो मिल जाएगा दो पॉलिनोमियल का फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप में आपको x अंडर रूट के अंदर y का टर्म मिलेगा। तो इसके लिए आप ये यूज करेंगे कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो भी रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व कर दीजिएगा, y की वैल्यूज फाइंड कर लीजिएगा, रेंज आ जाएगी। और इसमें डिनोमिनेटर को 0 रख के सॉल्व कर लीजिएगा, जो y आएंगे उनको r में से माइनस कर देंगे। ये एक्चुअली डोमेन फाइंड करने का भी तरीका ये होता है, उसमें x की वैल्यूज फाइंड करती है, और रेंज का भी ये तरीका होता है, रेंज में y की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, बस इतना ही डिफरेंस है। डोमेन और रेंज को फाइंड करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ये है कि डोमेन जल्दी फाइंड हो जाती है क्योंकि डोमेन फंक्शन डायरेक्टली गिवन होता है। आप सीधे स्टार्ट करिए कि डिनोमिनेटर दिख रहा है 0 नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए। और रेंज में क्या है, आपको रेंज में x की वैल्यू y के टर्म्स में बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है x y इक्वल्स टू fx, ये y x का फंक्शन दिया होता है, आपको x को y का फंक्शन बनाना है इस फॉर्मूला में, तो थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये है रेंज वाला मेथड जिसमें हम लोग रेंज फाइंड आउट करके इजीली बता सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 होगा, सॉरी ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ये तो हमने इस क्वेश्चन को मेथड फर्स्ट से, रेंज मेथड से कर दिया। अच्छा, मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 भी बहुत डिफरेंट नहीं है रेंज के मेथड से, ऑलमोस्ट इसके काफी नियर है। वही लग रहा है आज देखिए, तो ये तो था रेंज को फाइंड करने का तरीका। अब दूसरे मेथड्स को देखते हैं, सेकंड मेथड को। ये भी कोई बहुत डिफरेंट मेथड नहीं है, ऑलमोस्ट इसी तरह से इसका काफी वर्किंग जो है काफी इसी तरह से है, सेम है, बट लास्ट में
एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी कुछ सेम है। इसमें भी करना ये होगा आपको, पुट fx इक्वल्स टू वाई रखना ही पड़ेगा, यहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे मेथड में भी यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, बस यहां से एक्सप्लेनेशन चेंज होगा। ये रेंज फाइंड करने के लिए आपने कुछ चीजें करी थी, अब आपको रेंज नहीं फाइंड करनी है, बल्कि उसकी जगह पर देखिए क्या लिखना होगा। अब आपको करना ये होगा, पहले ये चेक कर लीजिए क्या किसी y के लिए x अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। तो y देखिए कहां से आया था, रियल y आया, इस रियल y, ये y रियल है। अगर y रियल है तो कोई भी रियल यहां रखिए, x हमेशा डिफाइंड होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि x इज रियल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, रियल y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल y। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, हमें f ऑफ x कंसीडर करना होगा। अब हमें शो क्या करना है, मेथड्स में देखिए कि y बिलोंग्स टू b, एक x फाइंड करिए सच दैट fx इक्वल्स टू y। तो अब हम f ऑफ x फाइंड करने जा रहे हैं और x को हटा करके ये रख देते हैं, तो y माइनस 7/3 fx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू हटाई और ये आ गई। अच्छा अब फंक्शन पर आते हैं। फंक्शन ये है, जो वेरिएबल यहां होगा वही वेरिएबल 3 के साथ प्रोडक्ट में होगा। तो अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 टाइम्स y माइनस 7/3 और प्लस 7, क्या किया आपने, x के प्लेस पर y माइनस 7/3, x के प्लेस पर y माइनस 7/3 इस जगह पर रख दिया, तो आपको ये मिलेगा। कैंसिल कर दीजिए 3 3, तो y माइनस 7 प्लस 7, 7 7 कैंसिल y, तो fx इक्वल्स टू y आ गया। इसका मतलब आप लिखेंगे इट मींस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x belongs to r such that fx equals to y। अच्छा b के यहां r लिखिए क्योंकि b सेट भी r ही है, ये a है ये b है, दोनों सेम। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल्स टू y। मतलब यहां का एक y लेकर के चले आप और आपने शो किया इसके करस्पॉन्डिंग x जरूर मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, सच दैट fx इक्वल्स टू y, fx इक्वल्स टू y, और वो x ये रहा। तो बात समझ आ रही है कि सेकंड में बस ये स्टेप यहां तक का पोर्शन डिफरेंट था, एक्सप्लेनेशन अलग है बस, और वहां रेंज आपने फाइंड कर दिया और उसके बाद दिखा दिया कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल है फंक्शन ऑन टू, और यहां पर आपको शो करना पड़ा fx इक्वल्स टू y। इसके लिए आपको x की ये वैल्यू यहां रख करके फंक्शन में और सॉल्व करके देखना पड़ा कि उसकी वैल्यू y आ रही। तो दो मेथड है, और इसमें सबसे ज्यादा देखिए जब भी रियल फंक्शंस की बात हो जाए, x के टर्म्स दे रखे हो या पॉलिनोमियल्स दिया हो, क्वाड्रेटिक दिया हो, देन यू कैन फाइंड रेंज इजीली। आप रेंज वाला मेथड लगाइएगा, और नहीं लग रहा हो कुछ तो फिर सेकंड मेथड से ही चलना पड़ेगा। एक y लेके चलना होगा और दिखाना होगा उसके करस्पॉन्डिंग x जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये था एक एग्जाम्पल यहां पर इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन ऑन टू था, इसको हमने दोनों मेथड से किया, रेंज फाइंड करके भी किया और मेथड 2 से भी किया। अब और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, क्योंकि मेन ये है जितने एग्जाम्पल्स कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम वो करेंगे, जिससे आपको इजिली क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि किस तरह से फाइंड किया जाता है फंक्शन की, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। यहाँ पर सपोज एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है f फ्रॉम r to r, r minus singleton 1 to r such that f of x equals to x minus 2 upon x minus 1। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। दोनों तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो रेंज फाइंड आउट करके कर सकते हैं, और फिर चाहे तो ये कि हर y के लिए एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं। हालांकि दोनों के जो प्राइमरी स्टेज है वो सेम है। ऐसे क्वेश्चन कोशिश करिएगा
कि रेंज से करिए तो जल्दी आसानी से सॉल्व होगा। तो रेंज के लिए क्या करते हैं, बस y इक्वल टू एफ एक्स रख लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू रखिए। अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो अगर x को y के फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या करिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके x को एक साइड में ले आइए और फिर x को फ्री कर दीजिए, तो आपको x की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब इसको लेफ्ट में ले आइए, y माइनस टू, यहां से x को कॉमन कर दीजिए। सो दिस इज x इक्वल टू y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। अब यहां देखिए फ्रैक्शन आ रहा है और ये दिख रहा है क्लियरली y इक्वल्स टू 1 if then x does not define, then x is not defined। x डिफाइंड नहीं है। अगर y को 1 रख देंगे आप तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब क्या निकला, y इक्वल्स टू 1 को छोड़ करके बाकी हर y के लिए x रियल होगा या डिफाइंड होगा। इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलेटन 1। रियल नंबर में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो जो भी बचेगा सेट, उसमें कोई भी y लेंगे तो ये हमेशा रियल आएगा। तो इसका मतलब y जिस सेट को बिलोंग करता है वही उसकी रेंज होती है। तो रेंज एफ इज r माइनस सिंगलटन 1। लेकिन क्या ये कोडोमेन के इक्वल है? नॉट, क्योंकि कोडोमेन आपका है r और ये है r माइनस सिंगलटन 1, नॉट इक्वल टू कोडोमेन f, दैट इज नॉट इक्वल टू r। Therefore f is not onto, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये बात समझ आ रही है सबको कि रेंज फाइंड करना थोड़ा इजी है। जिन क्वेश्चंस में हम 80% क्वेश्चंस को रेंज मेथड से करेंगे, 20% क्वेश्चन को जहां रेंज फाइंड करने में थोड़ी मुश्किल आती है, उन क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो एफ इज नॉट ऑन टू, आपको सिंपली करना क्या है, मेथड क्या हो गया, एफ एक्स को हटा के वाई रख दीजिएगा, फिर x को y का फंक्शन में एक्सप्रेस कर लीजिएगा। फिर दो फॉर्म आपको दिखाई पड़ेंगे, या तो फ्रैक्शन आएगा, ठीक, फ्रैक्शन आता है तो जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा उन y की वैल्यूज को फाइंड करके रियल में से माइनस कर देंगे, आपको रेंज मिल जाएगी। अगर अंडर रूट में आता है तो रूट के अंदर जो भी चीज दे रखी है y की टर्म्स, वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको इंटरवल मिलेगा, कोई y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, फिर वही इंटरवल रेंज बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दो मेथड, रेंज वाला जो मेथड है वो सिंपल है, 80% क्वेश्चन हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह से कर दिया। अच्छा, तो ये था हमारा ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लें इनटू फंक्शन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इनटू को हमें अलग से बताना नहीं चाहिए, आप समझ गए होंगे। इनटू फंक्शन का मतलब होगा f फ्रॉम a टू b इज इनटू इफ इट इज नॉट ऑन टू, यानी ऐसे फंक्शन जो ऑन टू नहीं होंगे वही फंक्शन इनफैक्ट इनटू फंक्शन बोले जाएंगे। तो इनटू में कुछ खास नहीं करना था। अब बात करनी है आपको बेसिक बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन की हम बात करें तो देखिए, अब थोड़ा सा हम वापस चैप्टर 1 में पहले टॉपिक पर जाते हैं, रिलेशंस पर, जहां पर आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या आ रहा था, 3 रिलेशन आ रहे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 रिलेशन टाइप के वहां पर बन रहे थे। फिर आपने ये देखा था कि जो रिलेशन तीनों सेटिस्फाई कर जाता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक वैसे ही यहां पर आपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शंस में 4 मत मान के चलिए, 2 ही मान के चलिए, 1 1 एंड ऑन टू। क्योंकि जो इनटू और ये फंक्शन थे तो उसमें तो आपने सीधे देखा, जो 1 1 नहीं था वो मेनी वन था, जो ऑन टू नहीं था वो इनटू था, वो हटा दिया। केवल 2 चीज ध्यान रखेंगे, 1 1 ऑन टू। तो जो फंक्शंस 1 1 भी होंगे, ऑन टू भी होंगे, उन्हीं फंक्शंस को बाइजेक्टिव, बाई का मतलब होता है 2, और जेक्टिव अगर आप देखें तो 1 1 में इंजेक्टिव लिखा हुआ है और ऑन टू की स्पेलिंग में आता है सरजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव यानी दोनों जेक्टिव अगर मिल गए तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया।
तो बाइजेक्टिव फंक्शन में अ फंक्शन f from a to b defined as fx equals to y is called bijective function if number one f is 1 1, that is injective. Number two, f is on 2, that is surjective. ये तो 1 1 और ऑन 2 जो होंगे फंक्शन, वही फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शंस बोले जाते हैं। ठीक है, अभी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अच्छा हाँ, अब इसमें एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इफ f from a to b be a bijective function, then na equals to nb। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो a और b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। कैसे? जरा इसको वेरीफाई कर लिया जाए। इक्वल होने चाहिए, मतलब अगर a में n एलिमेंट्स हैं, एन ए अगर मान लेते हैं n है, एन बी भी n ही होना चाहिए। अगर दोनों में अनइक्वल एलिमेंट्स हो गए तो एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों? रीजन देखिए, आप याद करिए जरा, जब इधर ज्यादा हो जा रहे थे तो 1 1 नहीं बन रहा था। कब बन रहा था? जब एन ए, इसको ऐसे देखिएगा कि इफ एन ए लेस देन इक्वल्स टू एन बी, एफ इज 1 1। क्योंकि इसमें ज्यादा था तो 1 1 नहीं बन रहा था, उल्टा ही इसमें जब ज्यादा हो गए थे तो ऑन 2 नहीं बन रहा था। मतलब ए के एलिमेंट्स हमेशा बी से ज्यादा ही होने चाहिए। तो मतलब एन ए, इफ एन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बी, एफ इज ऑन 2। अब चूंकि दोनों चाहिए, अगर एफ इज बाइजेक्टिव आपको चाहिए, दोनों एफ इज बाइजेक्टिव इफ एन ए इक्वल्स टू एन बी। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? एन ए लेस देन इक्वल्स टू एन बी, साथ ही साथ एन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बी हो। तो ऐसा तब पॉसिबल, देखिए दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड तब करेगी, एक साथ इसलिए क्योंकि 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए, तभी बाइजेक्टिव होगा। तो ये दोनों साथ तभी होल्ड करेगी जब ये नंबर्स इक्वल आ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज मिल जाए, अगर ए ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो जाए, अदरवाइज ये इक्वेशन एक साथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ए ग्रेटर है बी से तो फिर ए लेस नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। केवल ए इक्वल टू बी यहां से ले, ए इक्वल टू बी यहां से ले, तभी दोनों सेटिस्फाई हो पाएंगे। इसलिए ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो एन ए इक्वल टू एन बी मस्ट है। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक बाइजेक्टिव फंक्शन एक भी बनने नहीं जा रहे। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए हमें दोनों तरफ सेट इक्वल चाहिए, और अगर सेट इक्वल बन गए तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं, जिस पर छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, और वो ये है, इसको फर्स्ट पॉइंट कर दीजिए। सेकंड, इफ एन ए इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। ये ध्यान दीजिए। अब इसको आप कैसे आप सोचेंगे, क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ, कैसे फैक्टोरियल n कैसे हो? तो देखिए आप याद करिए कि जब हम लोगों ने ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताया था हमने आपको, तो ये बताया था कि ये नंबर ऑफ जो 1 1 फंक्शन होता है वो एन बी पी एन ए होता है। अच्छा, और इसके ऑन टू के लिए आपको बताया बॉक्स और बॉल वाला केस बताया था। तो आप ऐसे सोचिए, ए से बी में जितने 1 1 बनेंगे उतने ही तो ऑन टू भी बनेंगे ना, और उतने ही बाइजेक्टिव बनेंगे।
तो जितने वन वन बनेंगे उतने ही ऑन टू फंक्शन और उतने ही बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। तो वन वन फंक्शन का अगर मेथड ये था एनबी, इस टाइम एनबी और एनए दोनों इक्वल हो गया तो एनपीएन हो गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो वन होता है तो आ गया फैक्टोरियल एन, तो आंसर फैक्टोरियल एन होगा। या आप बॉक्स वाला देख लीजिए, आपके पास एन बॉक्सेस हैं और एन ही बॉल्स हैं, 4 बॉक्स 4 बॉल, तो एक बॉल तो सब में भर पाएंगे आप। अगर एक से ज्यादा बॉल किसी में कर देंगे तो कोई ना कोई बॉक्स खाली हो जाएगा। तो जब एक एक कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन, तो फैक्टोरियल एन आ जाएगा। तो यहां से भी फैक्टोरियल एन आता है बाइजेक्टिव ऑन टू फंक्शन से, और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालेंगे तो भी फैक्टोरियल एन आएगा। ये दोनों इक्वल है, जितना ऑन टू उतना वन वन उतना ही बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। तो सिंपल फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, फैक्टोरियल एन। तो अगर ए में 5 एलिमेंट्स है तो फैक्टोरियल 5 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, 10 एलिमेंट्स है तो फैक्टोरियल 10 बाइजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे। ये दैट्स ऑल। तो इस पर ये क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो देखा है वो अभी ये पढ़ लिया, ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू के बारे में सारी डिटेल स्टडी करी आपने, ऑन टू फंक्शन है क्या, एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया, उसका प्रूव कैसे करते हैं, 2 मेथड के थ्रू प्रूव करते थे, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, फिर बाइजेक्टिव फंक्शन देखा, कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे ये भी पता चल गया। तो अब क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिलोंग टू बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि उसमें दोनों टेस्ट हो जाता है। तो आपको ज्यादा, जैसे वहां रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन ज्यादा दिखते थे, वैसे यहाँ पर आपको बाइजेक्टिव के ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि इसमें वन वन और ऑन टू दोनों टेस्ट करना होता है, दोनों चेक हो जाएगा तो आप क्लियरली बता सकते हैं फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं। तो आज की क्लास का टाइम लगभग ओवर हो रहा है, बट आप सब लोग बताएंगे कि बात समझ आ गई सबको। आप चाहे तो हम माइक ओपन भी कर सकते हैं, है ना। तो क्लास ओवर की जाए बेटा। आज तो कोई दिक्कत नहीं आई नेटवर्क में, इस ऐप के थ्रू सही चल रहा है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड रहेगा तो आप देख भी सकते हैं, दोबारा से भी क्लास देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। कोई चीज छूटी हो या आप लिख ना पाए हो तो आपके पास वीडियो भी रहेगा। ठीक है, तो क्लास ओवर करी जाए। कुछ बोलना है? ठीक है, चलिए, ओके, क्लास डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है।